फिर हाजिर हूँ आपके सामने, आपके क्लासरूम में, और आप सामने हैं हमारे चैनल पर। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज मैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के हाजिर हूँ। ये जो आज का हमारा टॉपिक है, ये आधुनिक भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, और हम यह भी कह सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का भी यह पहला अध्याय है। तो क्या है वह अध्याय? वह है 1857 ईस्वी का विद्रोह, जिसे हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी घटना है भारत के इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास में। यह एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि पहली बार आधुनिक भारत में पूरे देश के लोग उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम संगठित हुए थे। यह एक बहुत ही ध्यान देने वाली घटना है, क्योंकि इससे पहले भारत के राजनीतिक माहौल में बहुत परिवर्तन आए थे, और अब तक भारत बहुत अधिक भागों में बटा हुआ था, कटा हुआ था। तो पहली बार बहुत दिनों के बाद 1857 में पुनः भारत में एकता देखी गई। तो आज हम बात करेंगे 1857 के विद्रोह की। यह विद्रोह को हमने स्वतंत्रता संग्राम कहा पहला, लेकिन बहुत सारे अंग्रेजी इतिहासकार, अंग्रेजी लेखक और अन्य लेखक, भारत के भी बहुत सारे इतिहासकार या लेखक यह कहते हैं कि यह एक भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, यह सिर्फ एक सैनिक विद्रोह था। क्योंकि 1857 के विद्रोह को हम सिपाही विद्रोह के रूप में भी जानते हैं। कहने का मतलब कि यह सिपाहियों का असंतोष था। लेकिन अगर हम सही मायने में देखें, अगर हम इसका गहन अध्ययन करें, तो हम यह पाएंगे कि यह एक पूरे भारत के लिए, भारत ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसके द्वारा किया था भारतीयों ने। तो बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हैं, अंग्रेजों में सर जॉन लॉरेंस हैं, के हैं, इसके अतिरिक्त सर सैयद अहमद हैं, मार्क्समैन हैं। इन लोगों का कहना है कि यह एकमात्र बस सैनिक विद्रोह था। लेकिन हमारे देश के कुछ इतिहासकार, विद्वान, लेखक, इतिहासकार का कहना है कि यह प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था। यह कहने वाले में वीर सावरकर का नाम आता है, जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है। उन्होंने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में यह लिखा है कि यह एक सैनिक विद्रोह था, और फिर आगे बढ़कर यह सैनिकों द्वारा शुरू हुआ और आगे बढ़कर यह पूरे भारत का विद्रोह हो गया अंग्रेजों के खिलाफ। तो इस तरह से हम देखते हैं 1857 का विद्रोह। हर क्षेत्र में, हर देश के हर भाग में अलग अलग नेतृत्व में अंग्रेजों का विरोध किया गया। चाहे झांसी हो, चाहे कानपुर हो, चाहे अवध हो, सतारा हो, हर क्षेत्र में हम देखते हैं अलग अलग नेतृत्वकर्ता, नेता मिले और अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाया, झंडा उठाया। आज अब हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कारण थे 1857 के विद्रोह के, क्या कारण थे। तो 1857 के विद्रोह के कारण पर अगर हम बात करें, तो राजनीतिक कारण पर हम पहले चर्चा करते हैं। राजनीतिक कारण में हम चर्चा करेंगे क्या? अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार नीति। अंग्रेज अपने साम्राज्य को नित्य प्रतिदिन बढ़ाने में लगे हुए थे, चाहे जैसे भी वो बढ़ाए।
हमें पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी क्यों? व्यापार करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे उनकी लालसा बढ़ती गई, उनका लालच बढ़ता गया और उनकी दृष्टि अब ना सिर्फ आर्थिक क्षेत्र में रही, अब वो थोड़ी राजनीतिक तरफ भी देखने लगे, थोड़े सामाजिक तरफ भी, उनका समाज की तरफ भी नजर चला गया, थोड़ा धर्म की तरफ भी नजर चला गया। कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजों ने भारत के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक हर क्षेत्र को प्रभावित किया। हर जगह अपनी दखल अंदाजी उन्होंने करनी शुरू कर दी और इसी के तहत उन्होंने साम्राज्य विस्तार का काम किया। हमने देखा है कि किस तरह से अंग्रेजों ने सिंध, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य भारत से लेकर के अवध तक को अपने अधीन कर लिया। बहुत सारे बहाने बनाए, बहुत सारे नीति बनाए उन्होंने, जिसके तहत जो भारत के देसी राज्य थे या देसी रियासत थे वो कमजोर पड़ गए और अंग्रेजों के चंगुल में फंस गए। अंग्रेजों की नीति सहायक संधि, देसी राजाओं के साथ इन्होंने सहायक संधि की, उन पे अपने शर्त लादे, उनको अपना सैनिक दिया। कहने का मतलब यह है कि जो यहाँ के राजे रजवाड़े थे उनकी शक्ति को उन्होंने अपने हाथों में ले लिया और धीरे धीरे उसे अपने अधिकार, अपने राज्य से बेदखल कर दिया। तो इस तरह की घटनाएं होने लगी। हड़प नीति, एक डलहौजी की जो नीति थी जिसके तहत जिन राजाओं के, महाराजाओं के पुत्र नहीं है, अगर वो गोद लेता था, लेने की परंपरा थी बरसों से, तो डलहौजी ने इसे अवैध घोषित कर दिया कि ये गलत है। अगर किसी राजा का अपना पुत्र नहीं है तो वह किसी को गोद नहीं ले सकता है। यह एक बहुत बहुत बड़ा षड्यंत्र था अंग्रेजी सरकार का, अंग्रेजी शासन का। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि झांसी, सतारा, संभलपुर, जैतपुर, ये सब राज्य सभी अंग्रेजों के अधीन चले गए। अंततः अवध भी इसी का शिकार हो गया। तो ये नीति, अंग्रेजों की ये नीति भारतीयों के लिए, भारत के देसी राजाओं के लिए बहुत ही कष्टकर थी। जनता भी ये नहीं चाहती थी कि उनके राजा को इस तरह से बेदखल कर दिया जाए, उनके अधिकार को इस तरह से समाप्त कर दिया जाए। अंग्रेज पूरे पर अपना आधिपत्य जमा करके फिर इन्हीं पर अपना शासन थोपने लगे और दुर्व्यवहार करने लगे। अब हम बात करते हैं ब्रिटिश शासन का दुरुस्त होना। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे आक्रमण हुए। बहुत सारे आक्रमण होने के बाद चाहे वो पठान हो, चाहे अफगान हो, चाहे मुगल हो, उन्होंने इसी देश को अपना देश मान लिया और यहां रह करके सामने से प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने शासन किया। लेकिन ये जो अंग्रेजी हुकूमत आई, इसमें हम क्या देखते हैं कि जो मुख्य शासक है वह इंग्लैंड में बैठा हुआ है। उससे यहाँ की जनता बिल्कुल ही वाकिफ नहीं है, उससे रूबरू वो हो ही नहीं सकती है, वो जान ही नहीं सकती है कि कौन है वो, कैसा है वो हमारी फरियाद सुनेगा नहीं। उसके एक मशीन स्टाइल में सिस्टम बना हुआ है और वो काम हो रहा है। यह बात यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आई, क्योंकि बरसों से जो सिस्टम चला रहा था, जो प्रथा चली आ रही थी, वो देखने के आदी थे यहाँ के लोग। इस नए सिस्टम उन्हें पच नहीं पा रहा था। अब हम बात करते हैं मुगल शासक का असम्मान, बेइज्जती। हम देख रहे हैं कि मुगल शासन समाप्त प्राय था, खत्म ही हो गया था, उसका अंत ही हो गया था। लेकिन फिर भी मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। अभी भी वो मुगल बादशाह था और अभी भी उसका एक सम्मान था।
ये मुगल बादशाह है। लेकिन चूंकि उनके पास वो शक्ति, वो अधिकार नहीं थे, ये बात अंग्रेज जान रहे थे और अंग्रेजों को मुगल शासन, जो नाम मात्र का शासन रह गया था, उसे भी खत्म करना था। वो जान रहे थे कि ये बस कहने के लिए मुगल शासक है, इसके पास कुछ है नहीं, कोई पावर नहीं है। तो जब चाहे तब अलग अलग बातों पर इनको बेइज्जत कर देते थे, अपमानित कर देते थे और यह बात यहाँ के लोगों को, उनकी जनता को पसंद नहीं आती थी। भारतीयों को लगता था आखिरकार वो हमारा बादशाह है, हमारा राजा है। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण बना, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का अपमानित होना। बात बात पर नई शासन पद्धति, जैसा कि मैंने बताया कि जो पुरानी हमारी राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, चलते आ रही थी, उसी में थोड़ा बहुत सुधार हो रहा था और दुनिया आगे बढ़ते जा रही थी। अब हम क्या देखते हैं कि अंग्रेज, इंग्लैंड की रानी का शासन, इंग्लैंड का क्राउन का शासन है, यहाँ उसके प्रतिनिधि शासन कर रहे हैं। उनके पास कोई, हमारे लिए कोई संवेदना नहीं है, हम भारतीयों के लिए कोई दया न्याय कुछ भी नहीं है। तो इन सब बातों से यहाँ के लोगों को परेशानी होने लगी। वो इस नई शासन पद्धति को समझ ही नहीं पा रहे थे, उसकी जो अंग्रेजी व्यवस्था उसे नहीं समझ पा रहे थे। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण बनी अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को भड़काने का, भड़कने का। न्याय व्यवस्था में दोष, हम देखते हैं कि न्याय व्यवस्था बहुत ही दोषपूर्ण थी। पक्षपात था। न्याय के क्षेत्र में जो न्यायाधीश होते थे, मजिस्ट्रेट होते थे, वह अधिकांश अंग्रेजी होते थे और उनकी जो सुनवाई होती थी या उनके जो निर्णय होते थे, वह सब अंग्रेजों के पक्ष में होते थे। भारतीय अगर गलत ना हो तो भी उनके अपील पर या उनके शिकायत पर सजा पा जाते थे। तो यह एक बहुत बड़ी खामी थी। साथ ही साथ हम देखते हैं पुलिस व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं हुई थी। लोगों को हमेशा अपने जान माल का नुकसान का भय लगा रहता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि न्याय व्यवस्था के साथ साथ पुलिसिंग जो है वह भी बहुत खराब थी और लोग जो है हमेशा डरे हुए, सहमे हुए रहते थे। भारतीयों की भावनाओं के विरुद्ध थी यह जो शासन पद्धति थी, इससे भारतीय असंतुष्ट थे। इसमें जैसा कि मैंने बताया कि कोई सुनने वाला नहीं था। अगर लगान वसूल करने वाला आ गया है, मैं जमींदार कह रहा है कि भाई देखो ना, इस बार तो अकाल 2 साल से पड़ रहा है, बिल्कुल फसल नहीं हुई है, हम लगान नहीं दे सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मांगने वाले जो लगान ले रहे हैं उसको तो लगान चाहिए ही, चाहे जैसे भी हो। तुम नहीं दे सकते, तुम अपनी जमीन दे दो, तुम अपना हवेली दे दो, घर दे दो, बस हमें लेना है तो लेना है। तो ये जो बहुत ही संवेदनहीन टाइप की जो सिस्टम थी, उससे लोग बहुत दुखी हो गए थे। एक जमाना था जब जमींदार होते थे, तालुकेदार होते थे, राजवंश के ही अगर कोई अधिकारी हैं तो उन्हें भी लोग अपनी फरियाद सुना करके अपनी बात मनवा लेते थे। उसे टैक्स आज हम नहीं दे सकते, कल दे देंगे, या कभी कभी दया पर जो है राजा उसे माफ भी कर सकता था। तो इन सबों की गुंजाइश यहाँ थी, लेकिन अब इस शासन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी। यह एक बहुत दुखद बात थी भारतीयों के लिए। भारतीयों के साथ भेदभाव, उनके साथ तो एक तो गोरा काला जो भेद है वो तो था ही उनके पास, ये बहुत ही तुच्छ प्राणी है। भारतीय जो है, काले लोग हैं, इनमें तो कुछ है ही नहीं, और हम जो हैं गोरे लोग हैं, हम एकदम से सिविलाइज्ड हैं। तो ये भाव उनके हर क्षेत्र में दिखता था। चाहे अभी जैसा कि मैंने बताया न्याय के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र, चाहे वो
सैनिक क्षेत्र हो चाहे असैनिक क्षेत्र हो, उसमें नौकरी के लिए अगर सैनिक क्षेत्र में कि कोई बहुत बड़ा अधिकारी बन रहा है भारतीय, तो वह सूबेदार ही बन सकता है, उससे ऊपर वो नहीं जा सकता है, जिसकी तनख्वाह 60 रुपए हो सकती है। और असैनिक क्षेत्र में हम कहें तो सदर अमीन जो होता था वह एक बहुत बड़ा पोस्ट हुआ, उससे ऊपर के पोस्ट में आप नहीं जा सकते क्योंकि आप भारतीय हैं। तो कहने का अर्थ है कि चाहे भारतीय कितना भी योग्य हो, उसमें कितनी भी क्वालिटी हो, उसे अंग्रेज तुच्छ दृष्टि से देखते थे, निम्न दृष्टि से देखते थे और उसे उसका अधिकार नहीं मिल पाता था। जहां तक शिक्षा की बात हो, शिक्षा के क्षेत्र में भी जो नई शिक्षा व्यवस्था आई, यहाँ के लोग भारतीय युवा जो हैं उन्होंने भी अंग्रेजी शिक्षा ली, अंग्रेजी शिक्षा नीति को अपनाया, लेकिन इसके बाद भी उन्हें वो चीज नहीं मिल पाया जिसके वो आकांक्षी थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो भारतीयों के साथ भेदभाव था यह बहुत ही खराब स्तर तक पहुंच गया था। शिक्षित भारतीयों में असंतोष, जैसा कि मैंने बताया कि बड़े पद पर शिक्षितों को बिल्कुल शिक्षित हैं फिर भी आप बड़े पद के लिए योग्य नहीं हैं। ये अलग बात है कि 1833 में एक घोषणा हुई कि कोई भी आदमी का अगर क्वालिटी होगा उसके अनुसार उसे रोजगार मिलेगी, उसको उसके क्वालिफिकेशन के अनुसार उसको रोजगार मिलेगी। लेकिन ये बात सिर्फ घोषणा हुई, इसको कभी उतारा नहीं गया जमीन पर, खासकर भारत में। हम एक उदाहरण है कि राजा राम मोहन राय का पुत्र वो ICS की परीक्षा पास किया। इस बात से अंग्रेजों को की नींद उड़ गई। अंग्रेजी अखबार में बहुत चिंता व्यक्त की गई कि ये क्या हो रहा है, ये कोई भारतीय ICS परीक्षा पास कर लेगा तब तो बहुत गड़बड़ होगा, फिर इसको देख के और भी लोग पास माने परीक्षा में बैठेंगे और पास होंगे, तो हमें इस चीज को रोकना है। तो ये उदाहरण है यह बताने के लिए कि किस तरह से भारतीयों ने पूरी राजनीतिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया था। जिस तरह देशी राज्यों का विलय होने लगा, यह बहुत ही डरावना था देशी राज्यों के लिए। जॉन नेपियर जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने एक बार क्या कहा कि 12 साल के लिए हमें भारत का बादशाह बना दिया जाए, मैं यहाँ के नरेशों का नाम मिटा दूंगा, निजाम का नाम लोग भूल जाएंगे, नेपाल को मैं अपना बना लूंगा। सोचिए कि कितने महत्वाकांक्षी थे उन लोग। वो महत्वाकांक्षा जो स्वार्थ में डूबा हुआ था और सिर्फ लालच में तैर रहा था, ऐसी उनकी महत्वाकांक्षा थी। तो इस तरह हम देखते हैं राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ऐसे कारण तैयार हो गए थे जो विद्रोह लाने में, उसे सफल करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब हम बात करते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण एक बहुत बड़ा कारण है। जैसा कि हम ये जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत क्यों आई थी? अपने लाभ के लिए, व्यापार करने के लिए। और वह जब भारत आई तो जितना वो सोची थी कि इतना लाभ होगा, उससे कई गुना ज्यादा लाभ होने लगा। अब उसकी महत्वाकांक्षा और बढ़ गई कि अब तो हमें और लाभ चाहिए। इसके लिए उन्होंने अपनी नजर दौड़ाई कि किस क्षेत्र में क्या किया जाए कि इंग्लैंड अधिक से अधिक समृद्ध हो और भारत अधिक से अधिक गरीब हो। हमें भारत का सिर्फ शोषण चाहिए, इसकी गरीबी चाहिए और इससे हमको अधिक से अधिक फायदा चाहिए। हम क्या जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश था, ऐसा हम पढ़ते हैं इतिहास की किताबों में। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। हमारा देश ना सिर्फ कृषि प्रधान देश था, बल्कि हमारे देश में उद्योग धंधे भी बहुत अच्छे स्तर पे थे। हमारे यहाँ वाणिज्य व्यापार भी बहुत ही अच्छी स्थिति में थी बहुत दिनों से। हम अगर देखें
तो हड़प्पा सभ्यता से हम देखें ना कि भारत की जो व्यापार था, इतने अच्छे अच्छे बंदरगाह थे, मेसोपोटामिया, इराक, चीन, कहां कहां से व्यापार नहीं होता था। उसके बाद हम मौर्य काल में चले आए, यानी कि हम प्राचीन भारत से लेकर के अभी तक बात करें तो भारत के उद्योग धंधे, यहाँ के जो कपड़े होते थे, यहाँ के जो गहने आभूषण होते थे, यहाँ के जो पत्थर के काम होते थे, पत्थर होते थे, मसाले होते थे, ये सब इतनी मांग थी भारत के बाहर कि इससे हमारा देश सोने की चिड़िया बना हुआ था। इतनी मांग, इतने बहुमूल्य चीज हमारे यहां से जाते थे और वहां से धन आता था। इस बात को अंग्रेजों ने देखा, समझा और उसके बाद उसने क्या किया, इस चीज को बंद करना है। उन्होंने यहाँ के उद्योग धंधे बंद करने शुरू किए। उसके लिए उन्होंने चालें चली, और जब उद्योग धंधे बंद हो गए तो स्वाभाविक है कि वाणिज्य व्यापार जो है वो भी कम हो जाएगा। उन्होंने क्या किया, जो कपड़े, जो रेशम के वस्त्र, जो सूती के वस्त्र बाहर जाते थे, इंग्लैंड जाते थे, मलमल और सूती, इन पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया। मलमल के जो कपड़े थे उस पे 27% और कैलिको सूती वस्त्र पर 70% टैक्स लगाया गया। फिर भी इसके मांगों में कोई कमी नहीं आई, और अब भी इंग्लैंड में इसकी मांग बनी हुई थी। यह देखते हुए अंग्रेजों ने क्या किया, इसका निर्यात ही बंद कर दिया गया कि जाओ, यहां से जाएगा ही नहीं तो खरीदोगे कैसे। इसके बाद हम और अन्य जितने भी उन्होंने ये काम जारी रखा, अपने यहां से जितने भी जाने वाले सामान थे उस पे बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया, उधर से आने वाले सामान में कम टैक्स लगाया। कारण क्या हुआ, उधर से आने वाले सामान जो है वो सस्ते होते थे और यहाँ से जाने वाले सामान महंगे, यहाँ के सामान जो है वो महंगे होते थे। तो इसका प्रभाव यहाँ के व्यापारियों पर पड़ा, यहाँ के कलाकारों पर पड़ा, और इस तरह से हम देखते हैं कि जो कारीगर थे, जो बुनकर थे, वह बहुत ही बुरी स्थिति में पहुंच गए। विलियम बेंटिक ने कहा है कि भारत का मैदान उन कलाकारों, उन शिल्पकारों के अस्थि पंजर से भरा हुआ था। इस तरह से उनकी दुर्दशा की गई थी। वो भूखमरी के कगार पर इस तरह आ गए और इस तरह वो बर्बाद हो गए। करों में असमानता, टैक्स का जैसे मैंने बताया, अंग्रेजों ने जो टैक्स की व्यवस्था की वह उनके अनुकूल थी, जिससे उनको फायदा हो और भारतीयों को नुकसान हो। यही कारण था कि भारत के जो शिल्पकार हैं, जो कपड़ा बुनने वाले हैं, उनको बहुत हानि हुई, और वहां के उद्योग धंधे जो स्थापित हुए थे वह सफल हो गए। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव, जैसा कि मैंने बताया कि औद्योगिक क्रांति हो गई थी, अधिक से अधिक उत्पादन एक बार में हो रहा था। यहां से कच्चे माल जा रहे थे, वहां से निर्मित माल फटाफट बन रहे थे, और बाजार कहां बन रहा था, हमारा देश। धन यहां से इंग्लैंड जा रहा था। इस तरह से हम देखें तो चारों तरफ से अंग्रेजों का एक सूत्री कार्यक्रम था कि भारत का दोहन करना, भारत का शोषण करना। भारत को कच्चे माल का निर्यातक देश बनाकर छोड़ दिया है। जैसा कि मैंने बताया कि उद्योग धंधे को तो बर्बाद कर दिया, लेकिन उन्होंने एक चाल चली कि उद्योग धंधे नष्ट कर दो, लेकिन यहाँ पे कृषि जो है वह, यहाँ कच्चा माल आना चाहिए हमको। तो ऐसे जो भी कच्चे माल की आवश्यकता है उसका उत्पादन यहाँ किया जाएगा। अंग्रेज उसे सस्ते से सस्ते दाम में खरीदेंगे और उसे फिर अपने यहाँ बना करके उस निर्मित माल को हमारे यहाँ ला करके बेचेंगे। यह उनकी नीति हो गई थी। इस तरह से हम देखते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में भी अंग्रेजों ने बहुत बड़ी चोट की थी।
जिसके कारण एक वर्ग, व्यापारी वर्ग, शिल्पकार, कलाकार, जो कुटीर उद्योग वाले थे, जो जिनका उद्योग बड़े पैमाने पर था, सभी इनके विरोधी हो गए। अब हम बात करते हैं सामाजिक और धार्मिक कारण। जैसा कि पता है कि यहाँ के लोगों को अंग्रेज बहुत ही हीन दृष्टि से देखते थे। यहाँ के लोगों के प्रति उनका विचार बहुत ही खराब था। हम काले लोग थे, वो गोरे लोग थे, जैसा कि मैंने बताया। यहाँ के लोगों के साथ मनमाने तरीके से अपमानित किया जाता था उनको। यहाँ के लोगों को, स्त्रियों को, बच्चों को बहुत ही खराब नजर से देखा जाता था और उनको कब कहाँ पे अपमानित कर दिया जाए कोई नहीं कह सकता था। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये रेल के वो फर्स्ट क्लास में सफर नहीं कर सकते थे, ये हम लोगों ने जाना है। हम लोगों ने यह भी पढ़ा है कि बहुत जगह लिखा रहता था कुत्तों का और भारतीयों का प्रवेश निषिद्ध है। ये सोचिए कितनी खराब बात थी। तो इस तरह का जो विचार अंग्रेजों का था, उसने यहाँ के आम जनता को भी बहुत दुख पहुंचाया, उनके मन में आक्रोश जगाया। उनका कहना था कि जब अंग्रेज घोड़ा गाड़ी में चल रहे हैं या रथ में चल रहे हैं तो भारतीय उस रास्ते में रुक जाए, उसे सलाम करें, उसके बाद जब वो चला जाए तब वो आगे बढ़े। तो ऐसे ऐसे जो नियम बना दिए थे, यह भारत के लोगों को, यहाँ की आम जनता को भी बिल्कुल अपने खिलाफ कर दिए थे। ईसाई धर्म का प्रभाव, अब तक ईसाई धर्म प्रचारक यहाँ आने लगे थे और ईसाई धर्म का प्रचार होने लगा था। प्रचार शुरू में स्कूल में हुआ। पादरी जो है स्कूल खोले, उन्होंने स्कूल मिशनरी वगैरह खोली और स्कूल में हिंदू धर्म के खिलाफ और ईसाई धर्म के समर्थन में उसको महामंडित करते हुए पढ़ाया जाने लगा। जिसका कारण क्या हुआ कि लोगों में बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। भाई ये क्या बात है, मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उन्हें बाइबिल पढ़ना जरूरी कर दिया गया है, उन्हें ईसाई धर्म की शिक्षा दी जा रही है। कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म और मूर्ति पूजा और ये जो कर्मकांड है ये सब बकवास बात है, ये सब गलत बात है, तुम ईसा मसीह के ये बनो। तो इस तरह के जो काम किए ईसाई पादरियों ने, उसने लोगों को भड़का दिया। जेलों में भी अंग्रेज जो है वह ऐसी व्यवस्था करके रखते थे कि पादरी जेल के कैदियों को भी ईसाई धर्म की शिक्षा देते थे। यह एक बहुत बहुत बृहद रूप में ये होने लगा। इसको लेकर के एक कलकत्ता के एक व्यक्ति गवर्नर जनरल को चिट्ठी भी लिखा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, पादरियों ने इस तरह का प्रचार अभियान क्यों शुरू कर दिया है। इसके बाद हम यह देखते हैं कि बहुत बार पादरी ने या ईसाई मिशनरीज ने यह कहा कि जिस तरह देश एक शासन में चल रहा है, एक तार से करंट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसी तरह एक ही धर्म क्यों ना हो पूरे भारत में, वो हो कौन सा धर्म, ईसाई धर्म। तो इस तरह से उन्होंने अपनी दलील को एक रास्ता दिया कि ये इस दलील पे भारत को ईसाई धर्म यहाँ पे अनिवार्य कर देना चाहिए। हिंदू धर्म का अपमान, ईसाई धर्म के द्वारा जो हिंदू धर्म का बहुत अपमान किया जाता था, उनके हर बात को उसमें बुराई देखी जाती थी, यह चलता ही जा रहा था। अंग्रेजी कानून ऐसे ऐसे बनने लगे जिससे यहाँ के लोग खफा हो गए। लॉर्ड बेंटिक ने सती प्रथा समाप्त कर दी। ये कानून बनाया यहाँ के लोगों के लिए, उसकी शुभचिंता के लिए, लेकिन यहाँ के लोगों को यह बात पसंद नहीं आई कि क्यों सती प्रथा तो हमारे यहाँ हमारे धर्म की बात है, हमारे विश्वास की बात है, इसे क्यों इस पर कानून बनाया गया। 56 में हम देखते हैं 1856 में कि विधवा विवाह, ये भी एक कानून बना दिया गया, इस पर भी कानून बनाया गया। इस पर भी लोग दुखी हो गए। एक कानून बना कि अगर कोई हिंदू ईसाई धर्म अगर स्वीकार कर लेता है तो वह
अपने धन से, अपने पैतृक संपत्ति से बेदखल नहीं हो सकता है। तो ऐसे ऐसे कानून जो बने, यह भारतीय जनता को, भारतीयों को यह पसंद नहीं आई और उन्होंने अंग्रेजों की नीति, अंग्रेजों के कानून का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, अंग्रेजी शासन का बहिष्कार करना शुरू किया। भारत में समुद्र पार की यात्रा वर्जित मानी जाती थी, लेकिन अंग्रेज के राज में यह भी था कि विदेश भी जा सकते थे लोग। तो इस तरह की जो बातें होने लगी, इससे लोगों को लगा कि ये जितनी बातें हैं सब हमारे धर्म के खिलाफ हो रही है और यह अंग्रेजी शासन के द्वारा हो रही है। तो अंग्रेजी शासन के खिलाफ उनके मन में जहर भरता गया। अब मैं आती हूँ सैनिक कारण पर। सैनिक कारण महत्वपूर्ण कारण हम कह सकते हैं, क्योंकि सिपाही विद्रोह, बहुत लोगों ने इसे सैनिक विद्रोह कहा है, तो जरूर सैनिक कारण कुछ खास रहे होंगे। तो वो क्या थे? धर्म विरोधी सैनिक कानून। बहुत सारे सैनिक कानून ऐसे बन गए थे जो धर्म विरोधी थे। जैसे हिंदुओं को टीका लगाना मना है, वो टीका नहीं लगा सकते हैं। मुस्लिम जो है वो टोपी नहीं पहन सकते हैं। सिख दाढ़ी नहीं रख सकते हैं, बाल नहीं रख सकते हैं। तो इस तरह के जो नियम बना दिए गए, यह यहाँ के सैनिकों को बिल्कुल रास नहीं आए कि भाई ये तो हमारे धर्म से संबंधित है, हम जब आपके लिए पूरी तरह से समर्पित हैं, हम आपके लिए लड़ने मरने को तैयार हैं, तो क्या हम अपने धर्म को छोड़ दें? इसके बाद हम देखते हैं कि सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों के साथ बहुत ज्यादा शोषण हुआ करता था। इन्हें वेतन बहुत कम मिलते थे, योग्यता की कदर नहीं थी। अंग्रेज सैनिक अगर वो अयोग्य भी हो तो उसे प्रमोशन मिलता था, वो अधिकारी बनते थे। लेकिन भारत के जो सैनिक होते थे, योग्य होने के बावजूद भी वह सूबेदार से ऊपर नहीं जा सकते थे। कहने का मतलब है कि अंग्रेजी शासन ने भारत के लोगों को सेना में इसलिए भर्ती किया था कि सिर्फ वह उनके लिए लड़ मर सके और जीत सके, अधिकारी नहीं बन सके। इस बात का उन्हें इतना कम पैसा मिलता था कि वो मुश्किल से 1 या 1.5 रुपए बचा पाते थे। उन्हें अपने वेतन से ही अपने खाने पीने का इंतजाम करना पड़ता था, क्योंकि उनके पास कोई सुख सुविधा उन्हें नहीं दी जाती थी। ना खाने के लिए अच्छा खाना दिया जाता था, ना अन्य सुविधाएं जो है वो दी जाती थी। इस तरह से हम देखें तो भारतीय सैनिकों की स्थिति बहुत ही खराब थी। अवध का विलय, ये एक बहुत बड़ी घटना थी। बंगाल की सेना, बंगाल रेजिमेंट द्वारा अवध पर आक्रमण करना, वाजिद अली शाह को हटा देना, यह बंगाल रेजिमेंट के जो सैनिक थे उनको बहुत खल गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ही राजा को लड़ करके हटा दिया, अंग्रेजों के साथ उनके विरोध में लड़के हटा दिया, क्योंकि उसमें अधिकांश लोग जो है वह अवध के ही लोग थे। तो इस तरह से ये सब बातें दिन प्रतिदिन अंग्रेजों के खिलाफ होती चली गई। इसी बीच हम देखते हैं सेना भर्ती अधिनियम पास हुआ 1856 में। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि सेना में भर्ती के नियम बन गए। अब कोई भी आदमी सेना में आके भर्ती हो सकता था, वो परीक्षा देता था, टेस्ट देता था, शारीरिक परीक्षा, योग्यता की परीक्षा होती थी। इससे क्या हुआ, जो सैनिक थे वहां पे वर्तमान में वो डर गए। क्यों? क्योंकि पहले ये सिस्टम था कि जो सैनिक होगा अंग्रेजी शासन में, उसके बच्चे को यहाँ नौकरी मिलेगी। लेकिन अब ये सशंकित हो गए कि पता नहीं अब हमें नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एक तरफ, दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं, इन्हें जो एक सुविधा दी गई थी, पत्र व्यवहार की सुविधा। मान लीजिए कोई बंगाल में है और अवध का रहने वाला है, उसे अपने घर चिट्ठी भेजनी है तो वो फ्री में जाता था। लेकिन अब अंग्रेजी सरकार के द्वारा इसमें पैसा लगने लगा। भारत के सैनिकों को बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, तो उसके लिए एक्स्ट्रा भत्ता उन्हें नहीं दिया जाता था। बेचारों की अपनी ही कमाई, अपने ही वेतन के पैसे उसमें खर्च हो जाते थे। तो
इन सब से जो है दिन प्रतिदिन असंतोष बढ़ता गया। भारतीय सेना की संख्या हम देखें तो बहुत अधिक थी, लगभग 2.5 लाख, और उसमें अंग्रेजों की संख्या देखें तो वह मुश्किल से 45 लाख। तो इस तरह जो अंतर था, और उसमें भी हम क्या देखते हैं कि भारत के लोग जो सेना में थे वह अधिक से अधिक सैनिक छोटे पद पे रहते थे, और अंग्रेज जो है वह बड़े पद पे रहते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि यहाँ के जो सैनिक थे उनको देख करके उन्हें मलाल होता था, उन्हें अच्छे वेतन मिलते हैं, उन्हें अच्छी सुविधाएं मिलती है। वो सिर्फ धनबाद और आगरा, शायद 2 ही जगह छावनी थी जहां अंग्रेज सैनिक रहते थे, बाकी जगहों में जो हिंदुस्तानी सैनिक थे वो रहते थे। तो इन छोटी छोटी बातों से भारतीय सेना असंतुष्ट होते चली गई। मनोबल में वृद्धि क्या होता था कि जब अंग्रेजी से अधिकारी, यहाँ अधिकारी है, कोई नया प्रदेश अंग्रेजों ने जीता, वहां उसे अधिकारी बना के भेज दिया, तो जो एक्सपीरियंस ऑफिसर थे वो चले जाते थे। ऐसे में जो यहाँ के भारतीय सैनिक थे वो सोचते थे कि अभी जो नए आए उनको तो हम ऐसे ही देख लेंगे, वो मेरे सामने क्या है। उनका मनोबल बढ़ता गया अंग्रेजों के खिलाफ, और यह भी एक बहुत बड़ा कारण बना। इसके बाद हम बात करते हैं एनफील्ड राइफल की। यह एक नया बंदूक आया सेना में, और इसका प्रयोग करना था अब भारतीयों को नहीं, सॉरी, अंग्रेजी सैनिक को। इसी समय एक घटना घटती है दमदम छावनी में, जो बंगाल में है। वहां पर एक ब्राह्मण सैनिक लोटे में पानी लेकर जा रहा था। सामने से एक लड़का आया जो निम्न जाति का था, उसने कहा जरा लोटे से पानी पिला दो। सैनिक जो ब्राह्मण था उसने कहा कि तुम्हें समझ में नहीं आता है, मैं ब्राह्मण हूं, तुम्हें पानी पिला दूंगा तो हमारा धर्म नष्ट नहीं हो जाएगा। इस बात पर उस लड़के ने कहा कि बड़ा अपना धर्म भ्रष्ट होने की बात कर रहे हो ना, 2-4 दिन के बाद तुम लोग का धर्म तो भ्रष्ट होगा ही। कैसे? नया कारतूस आया है अंग्रेजी सेना में, जो अभी तुम एनफील्ड राइफल में जो नया कारतूस यूज करोगे ना, उसको मुंह से छीलोगे ना, उसमें गाय और सुअर का चर्बी है। ये बात करके वो लड़का चला गया, पंडित सैनिक भी चले गए, लेकिन क्योंकि वो लड़का जहां कारतूस का निर्माण होता था वहीं काम करता था, उसने यह बात कह के एक हलचल मचा दी सैनिक छावनी में। यह बात कानों कान फैल गई, और हम देखते हैं कि 29 मार्च को मंगल पांडे ने, जब अधिकारियों ने कहा कि इस एनफील्ड राइफल का यूज करो, कारतूस का प्रयोग करो, तो मंगल पांडे ने इससे मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं करेंगे। और इसका विरोध जब अंग्रेजों ने इसका विरोध किया, कैसे तुम ऐसा बोल सकते हो, उसने अंग्रेज अधिकारी जो सर्जेंट था उसकी हत्या कर दी, उसके साथी की भी हत्या कर दी। और उसी समय अंग्रेजी सेना जो है या अधिकारी जो है उनको पकड़ लिए, और उसे पकड़ करके गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर मुकदमा चला, और 8 अप्रैल को उसे फांसी दे दी गई। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मंगल पांडे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद था। इसके बाद मेरठ पहुंच गई याद। मेरठ में भी जब कहा गया कि इस एनफील्ड राइफल का यूज करो, वहां के सैनिकों ने भी इनकार कर दिया कि नहीं, हम नहीं करेंगे। और इस बात पर 85 सैनिकों को निकाल दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर बहुत ही कठोर दंड उस पर लगाए गए, उसे पूरे भारतीय सेना के सामने नंगा कर दिया गया। इन सब बातों से भारतीय सैनिक उबलने लगे, और अंततः 10 मई को जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया अंग्रेजी शासन के खिलाफ, अंग्रेज अधिकारी के खिलाफ। कुल मिला जुलाकर अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक विद्रोह का बिगुल बजा दिया गया, और 11 अप्रैल को सारे ये विद्रोही जो हैं यह पहुंच गए दिल्ली। कहा? बहादुर शाह जफर के पास। कहा कि चलिए आप हमारा नेतृत्व कीजिए, हम सभी सैनिकों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ बिगुल बजा दी है, हमें इन अंग्रेजों को यहां से भगाना है।
और बहादुर शाह जफर ने उनका नेतृत्व किया। यह अलग बात है कि अंततः बहादुर शाह जफर पकड़े गए, उन्हें रंगून भेज दिया गया, लेकिन यह विद्रोह चारों तरफ बराबर रूप से फैला। हर क्षेत्र में, हर प्रांत में अंग्रेजों के खिलाफ एक जो विद्रोह है की ज्वाला है वह बुरी तरह से भड़क चुकी थी। चाहे बिहार हो, वहां कुंवर सिंह ने, अवध में रानी हजरत महल ने, ग्वालियर में तात्या टोपे ने, झांसी में लक्ष्मीबाई ने और बरेली में खान बहादुर खान ने, इन सारे लोगों ने बहुत ही मजबूती से नेतृत्व किया और अंग्रेजों को बहुत ही कहिए तो उसे परास्त किया, उसे बहुत सारे बहुत बुरी तरह से अंग्रेजों को परास्त किया। यह अलग बात है कि अंग्रेजों ने भी अपनी दमन नीति में कोई कमी नहीं अपनाई। उसके भी एक से एक जनरल नील, जनरल कौन कौन थे, हैवलॉक और जनरल कैंपबेल, ऐसे ऐसे बहुत सारे जो सेनापति थे, इन लोगों ने भी क्रूर से क्रूरतम व्यवहार भारतीयों के साथ किया और भारतीयों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ, चाहे वो महिला हो, बच्चे हो, पुरुष हो, किसी को नहीं छोड़ा। दोनों तरफ से हैवानियत की हद पार कर गई, लेकिन अंततः विद्रोह असफल रहा। लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि विद्रोह असफल रहा। यह पहला कदम था भारतीयों का अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए, पहला कदम था। इसलिए भारतीय इतिहास में 1857 का विद्रोह एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इसके साथ ही आज मैं आज का चैप्टर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।